अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम सेट का कंसेप्ट समझेंगे कि सेट क्या होता है, सेट को हम क्यों स्टडी करते हैं और सेट किन किन फील्ड्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेट का जो कंसेप्ट था वो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जॉर्ज केंटर, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो जैसे कि सेट का वर्ड तो आप अपनी लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज़ आप वर्ड सेट से किसी भी कलेक्शन को शो करते हैं, किसी भी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, बुक्स का सेट हो गया, या सेट ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस का सेट हो गया, या सेट ऑफ कप्स, कप्स का सेट हो गया, या सेट ऑफ पेन, पेन्स का सेट हो गया। मतलब आप जो सेट का वर्ड यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, वो किसी भी कलेक्शन को शो करने के लिए आप यूज़ करते हैं। जैसे कि सेट ऑफ बुक्स हो गए, सेट ऑफ ग्लासेस हो गए, सेट ऑफ कप्स, सेट ऑफ पेन्स वगैरह हो गए। ठीक है, लेकिन अभी हम जो सेट का कंसेप्ट समझेंगे ना मैथ्स में, वो कुछ अलग होता है, वो कुछ और होता है। जो हम डेली लाइफ में सेट की मीनिंग लेते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट हो चाहे सेम हो, उनकी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेट का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में जो सेट है ना, उसकी डेफिनेशन ही डिफरेंट है, डेफिनेशन ही डिफरेंट है, उसका कंसेप्ट ही डिफरेंट है। ठीक है, तो अभी वो हम कंसेप्ट समझते हैं कि सेट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि कह रहे हैं अ सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अभी इसका क्या मतलब है समझते हैं। जैसे कि सपोज डेफिनेशन है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अभी ये कलेक्शन तो समझ में आ रहा है कि एक से ज़्यादा चीज़ें हों, लेकिन ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट क्या होता है, अभी हम इनको समझते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में सेट वो होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट हो। अभी ये क्या होता है इनको हम समझते हैं। सबसे पहले वेल डिफाइन को समझते हैं कि वेल डिफाइन क्या होता है। वेल डिफाइन का मतलब होता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, जिसकी क्या हो, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, मतलब जिसकी कोई खास प्रॉपर्टी हो, खास पहचान हो। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कि वेल नोन हो। क्या हो, वेल नोन हो, मतलब जिसकी कोई अच्छी सी पहचान हो। सपोज अच्छी सी पहचान कैसे हो, सपोज ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है एंड सी स्टूडेंट है। ठीक है, सी स्टूडेंट, मैं ए को कहता हूँ कि बेटा आप मुझे 5 लिख के दिखाएं, तो वो 5 ऐसे लिखेगा। और बी को मैं कहता हूँ स्टूडेंट को आप भी 5 लिख के दिखाएं, तो वो ऐसे लिखेगा। और सी को कहता हूँ आप 5 लिख के दिखाएं, तो वो भी ऐसे ही लिखेगा। देखिए, ये जो 5 है ये सबके लिए क्या है, सेम है, सबके लिए सेम है। और 5 की जो है वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, एक खास पहचान है। देखिए, किसी भी स्टूडेंट ने 5 को ऐसे ना लिखा, क्योंकि सबको पता है कि 5 की पहचान कैसे है, 5 कैसे होता है। और ये जो 5 जो है ये सबके लिए सेम है। आप वेल डिफाइन को ऐसे भी समझा सकते हैं कि वेल डिफाइन का मतलब होता है
सेम फॉर एवरी पर्सन, सेम सेम थिंग फॉर एवरी पर्सन, मतलब वो थिंग या वो ऑब्जेक्ट जो सबके लिए सेम हो, सबके लिए सेम हो। सपोज दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैं ए स्टूडेंट को, बी स्टूडेंट को, सी स्टूडेंट को कहूँ कि मुझे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वावल लिख के दिखाएं, कौन कौन से हैं, इंग्लिश वावल्स बताएं, तो वो कौन कौन से हैं। तो ए स्टूडेंट क्या कहेगा, ए स्टूडेंट लिखेगा ए ई आई ओ यू, बी भी सेम ही लिखेगा, सी भी सेम ही लिखेगा, ए भी सेम ही लिखेगा। देखिए ये जो मेंबर्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स है ए ई आई ओ यू, जो ये वावल्स हैं, ये सबके लिए सेम है। अगर मैं आपको कहूँगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावल्स बताएं, तो आप भी ए ई आई ओ यू बताएंगे। अगर मैं ए को कहूँगा वावल्स बताएं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो वो भी यही बताएगा सारे के सारे। अगर मैं बी को कहूँगा तो वो भी यही सारे के सारे बताएगा, और सी को कहूँगा वो भी यही सारे के सारे बताएगा। तो इससे पता चला कि वेल डिफाइन हम किसको कहते हैं। वेल डिफाइन का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट हो जो सबके लिए क्या हो, सेम हो, सबके लिए सेम हो। सेम ऑब्जेक्ट्स फॉर एवरीवन, सेम ऑब्जेक्ट्स फॉर एवरीवन, ठीक है, या सेम मेंबर्स फॉर एवरीवन, उसको हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइन कहते हैं। अभी हम डिस्टिंक्ट को समझते हैं कि डिस्टिंक्ट किसको कहते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, या जिसमें रिपीटेशन ना हो, नो रिपीटेशन, ठीक है, जिसमें रिपीटेशन ना हो, या जिसमें सेम मेंबर ना हो, नो सेम मेंबर, नो सेम मेंबर। मैं आपको समझाता हूँ कि सेम मेंबर कैसे ना हो, रिपीटेशन कैसे ना हो, डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज जैसे कि मैं एक सेट लिखता हूँ, सपोज ए इक्वल्स टू 1 2 3। देखिए ये जो मैंने ए सेट लिखा है 1 2 3 का, देखिए इनमें से कोई भी क्या सेम मेंबर है क्या, सेम मेंबर है क्या इसमें, नहीं, इसमें तो सेम मेंबर नहीं है। तो मैं कहूँगा कि ये जो एलिमेंट्स है इस सेट के वो डिस्टिंक्ट है। क्या है, वो डिस्टिंक्ट है, मतलब सेम नहीं है, मतलब सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं 1 2 3 2, देखिए सेट बी जो है इनमें क्या सारे के सारे जो एलिमेंट्स है, जो मेंबर्स हैं, वो क्या डिस्टिंक्ट है, नहीं, वो डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि इस इनमें से जो ये 2 है वो क्या है, सेम है, वो क्या है, सेम है। तो इसलिए ये जो सेट है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में जो सेट है उसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। किससे, जैसे कि डेफिनेशन में है, अ सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट में दो चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है मैथमेटिक्स में, एक वेल डिफाइंड का, एक डिस्टिंक्ट का, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें किसी भी सेट में पाई जाएंगी तो हम उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सेट कहेंगे। अदरवाइज इनमें से कोई भी एक चीज़ रह जाएगी या ना हो तो उसको हम सेट नहीं कहेंगे। क्या, उसको हम सेट नहीं कहेंगे। सपोज जैसे कि मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3। ठीक है, आप अपने आप से 2 सवाल पूछ लीजिए। अगर 2 सवालों का जवाब हाँ में होगा तो ये सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि सपोज वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। अभी आप देखिए ये जो मैंने सेट लिखा है 1 2 3, क्या इनमें जो भी मेंबर्स हैं वो वेल डिफाइंड है, मतलब हर एक मेंबर की खास पहचान है सबके लिए, क्या वो सेम है, सेम फॉर एवरी पर्सन, क्या वो हर पर्सन के लिए सेम है। अगर मैं किसी भी पर्सन को कहूँ, सपोज ए को कहूँ कि 2 लिख के दिखाओ, वो 2 ऐसे लिखेगा। बी को कहूँ 2 लिख के दिखाओ तो वो ऐसे लिखेगा। सी को कहूँ 2 लिख के दिखाओ तो वो ऐसे लिखेगा। इससे पता चला कि ये जो 2 है वो सेम है। इसी तरह 3 जो है, 3 भी सबके लिए सेम है। इसी तरह 1 जो है वो भी सबके लिए क्या है, सेम है। तो मैं कहूँगा इनमें से ये जो मेंबर्स हैं वो क्या है, वेल डिफाइंड है। क्या है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। अभी पहले सवाल का तो जवाब हाँ में आ गया। दूसरे को देखते हैं, डिस्टिंक्ट। क्या इनमें से जो भी मेंबर्स हैं वो क्या एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सेम तो नहीं है। देखिए, क्या 1 इसके जैसा है, नहीं। क्या 2 इसके जैसा है, नहीं। क्या 1 3 के जैसा है, नहीं। मतलब ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो क्या है, डिस्टिंक्ट भी है। देखिए इन दोनों का जवाब हाँ में आया है, येस में आया है। तो मैं कहूँगा ये जो सेट है ना, ये सेट बिल्कुल है। येस, येस इट इज अ सेट। येस इट इज अ सेट, ये बिल्कुल सेट है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए इक्वल्स टू ए ई आई ए यू। ए ई आई ए यू। अभी देखना है कि ये ए जो है क्या ये सेट है। वही 2 बातें हमें देखनी है कि ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है। अगर ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है तो ये सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो चेक करते हैं वही सवाल, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, जैसे कि सपोज इनमें से जो भी मेंबर है क्या वेल डिफाइंड है, मतलब हर एक मेंबर की अपनी खास पहचान है, खास प्रॉपर्टी है। जैसे कि ए की अपनी प्रॉपर्टी है, मतलब ए सबके लिए सेम है। ई भी सबके लिए सेम है। किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को मैं कहूँगा ई लिख के दिखाओ बेटा, तो वो ऐसे ही लिखेगा, ऐसे तो नहीं लिखेगा ना। इससे पता चला कि ये इनमें जो भी मेंबर्स हैं वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो पहले सवाल का तो जवाब जो है वो येस में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं कि क्या डिस्टिंक्ट जो है वो इनमें से मेंबर है या नहीं। डिस्टिंक्ट का मतलब है जिसमें सेम मेंबर ना हो। देखिए जैसे कि सपोज इनमें जो है वो सेम मेंबर है। कौन सा है, ए है। ए इसमें भी है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, मतलब जो सेम मेंबर है वो रिपीट हो चुके हैं। तो इससे पता चला कि ये जो सेट है इनके जो मेंबर्स हैं ना, इनके जो मेंबर्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है। क्या है, वो डिस्टिंक्ट नहीं है। देखिए एक सवाल का जवाब हाँ में आया और दूसरे का ना में आया है, तो ये सेट नहीं है। नो इट इज़ नॉट सेट, तो ये सेट नहीं हुआ। सेट के लिए ज़रूरी है कि ये जो 2 चीज़ें हैं ना, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, सेट में मौजूद होनी चाहिए। कलेक्शन कभी कभी हो सकती है, कभी कभी नहीं ना भी हो सकती है, लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं ना, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, ये होनी चाहिए। अदरवाइज ये दोनों चीज़ें होगी तभी सेट होगा। अदरवाइज ये दोनों चीज़ें ना हुई या इनमें से कोई भी एक चीज़ रह गई तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेट हम किसको कहते हैं। ठीक है, फिर भी इससे रिलेटेड हम एक और 2 एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए
अभी आपको जो ये इसकी डेफिनेशन है वो आपको समझ में आती होगी कि जो सेट है वो कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। डेली लाइफ में जो हम सेट यूज़ करते हैं ना, वो उनमें ये दोनों चीज़ें नहीं होती है। कौन सी? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। हम इनकी बात नहीं करते हैं डेली लाइफ वाले सेट में। डेली लाइफ वाले सेट में हम इनकी बात नहीं करते हैं। देखिए, जैसे कि सेट ऑफ कप्स, सेट ऑफ ग्लासेस, चलो सेट ऑफ ग्लासेस, सेट ऑफ ग्लास। अभी जो आपने देखे होंगे जो वाइट ग्लास होते हैं, जैसे कि सपोज कुछ इस तरह, देखिए वो सब के सब क्या होते हैं? सेम होते हैं। उनमें मतलब जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, सेम होते हैं। तो इसकी वजह से ये जो सेट ऑफ ग्लास है ये एज मैथमेटिक्स सेट नहीं है, एज मैथमेटिक्स सेट नहीं है। बाकी आप अपनी रियल लाइफ में तो यूज़ करते लेते हैं, वो कुछ अलग बात है। ठीक है, तो सेट के लिए ज़रूरी है कि ये दो चीज़ें हो, वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, जैसे कि ठीक है, तो अभी हम सेट को प्रॉपर्ली समझते हैं कि सेट की और जो चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। कि तो अभी हम सेट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अभी हम सेट से रिलेटेड जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। जैसे कि सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट जो होता है सेट को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जैसे कि सपोज 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए, सेट को मैंने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया और देयर इज नो रिपीटेशन इन सेट। सेट में जो होता है वो रिपीटेशन नहीं होती है, मतलब सेम मेंबर्स से दो बार नहीं आ सकते हैं। ठीक है, और द ऑर्डर इज नो मैटर इन सेट। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप 1 2 लिख लीजिए या आप इसको 3 2 1 लिख लीजिए या आप इसको 3 1 2 लिख लीजिए, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स ही सेट से रिलेटेड। तो उसके बाद आता है नोटेशन ऑफ सेट्स की, मतलब सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट A, B, C। मतलब सेट जो होता है उसको हम कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया। एंड द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो सेट होता है उसको हम के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि A। ठीक है, 1 2 3। और जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि ये जो मेंबर है ना, इन मेंबर्स को हम एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये जो सेट होता है ना, इसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इनमें एलिमेंट होते हैं ना, उनको हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। और जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कामा से सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं? कामा से सेपरेट करते हैं। और जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इन कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? इन कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट A, B, C। मतलब जो भी सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के होते हैं, जैसे कि A हो गया, B या C हो गया। उसके बाद द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। जैसे कि सेट के जो मेंबर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जैसे कि ये मैंने लिख लिया है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से
एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, और जो भी एलिमेंट्स होता है उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से, जैसे कि 1 कॉमा फिर 2 फिर कामा फिर 3, इस तरह जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कामा से सेपरेट करते हैं, और जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि सर हम एलिमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स में ही क्यों लिखते हैं, जैसे कि 1 2 हो गया, हम इसको स्मॉल ब्रैकेट में भी तो लिख सकते हैं, हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी तो लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट में ही हम क्यों लिखते हैं। तो बेटा इसका ये कॉन्सेप्ट है कि इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इस ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट कुछ और है, इसका कुछ और है और इसका कुछ और है। ठीक है, ये जो लार्ज ब्रैकेट होते हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर भी शामिल है और उनके जो बीच वाले नंबर्स हैं वो भी शामिल है। इसका मतलब ये है कि 1 और 2, ठीक है, ये दोनों नंबर भी शामिल है, और इनके बीच में जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं ना, जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं या फ्रैक्शन नंबर होते हैं वो भी शामिल होते हैं, जैसे कि 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, मतलब ये सारे के सारे नंबर भी इसमें शामिल है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये जो दो नंबर लिखे हुए हैं ये भी इसमें शामिल है, और इनके जो ये बीच वाले नंबर है मतलब 1.1, 1.2, 1.3, ये भी इन दोनों में शामिल है। स्क्वायर ब्रैकेट का ये मतलब होता है। ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि 1 और 2 के दरमियान जो भी डेसिमल नंबर्स हैं, जो भी डेसिमल नंबर है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.25 हो गया, ये शामिल है। ठीक है, जस्ट ये शामिल है। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या था, ये जो दोनों नंबर लिखे हुए हैं ये भी शामिल है और इनके बीच वाले नंबर्स भी शामिल है। ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान वाले जो नंबर है वो ही शामिल है। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट का जस्ट मतलब ये है कि जो इनमें नंबर्स या एलिमेंट्स मौजूद है वही नंबर्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि 1 और 2 जस्ट यही नंबर है, इनके दरमियान वाले हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी स्क्वायर में जो शामिल है वो भी, और इनके जो दरमियान वाले नंबर डेसिमल है वो भी है, उनको भी हम काउंट करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो स्मॉल ब्रैकेट होती है उनमें जो भी नंबर्स लिखे हुए होते हैं उनके बीच वाले, जैसे कि 1 और 2 के बीच वाले जो भी डेसिमल नंबर है उनको रिप्रेजेंट करता है ये जो स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, और जो कर्ली ब्रैकेट होता है ना, जस्ट जो नंबर मौजूद होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि 1 और 2, इसलिए हम सेट के मेंबर्स जो भी होते हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट में शो करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है जैसे कि एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, ए जो कैपिटल लेटर है, ठीक है, इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट मैंने लगा लिए, और जो भी एलिमेंट्स है जैसे कि ए ई आई ओ यू, इनको मैंने कामा से सेपरेट किया है, जैसे कि ये कामा ये। ठीक है, उसके बाद आता है बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, हमको हम समझते हैं कि क्या है। सपोज ये जैसे कि सेट है ए इक्वल्स टू 1 2 3, अभी सपोज मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या 1 जो है ये ए के सेट में शामिल है, तो आप क्या कहोगे? जी सर बिल्कुल शामिल है। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको तो एक स्टेटमेंट में लिखते हैं, और दूसरा एक जो सिंबल है उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं लिखूँगा 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे लिखूँगा, या मैं कहूँगा 1 इज़ ए मेंबर ऑफ सेट ए, या मैं कहूँगा 1 इज़ ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, मैं कुछ इस तरह कहूँगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछूँ कि क्या 7 जो है वो ए का एलिमेंट है? 7 जो है ए का एलिमेंट ही नहीं है, तो मैं कहूँगा 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसी तरह 7 इज़ नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, इसी तरह 7 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है,
ये तो मैंने स्टेटमेंट में बताया आपको, ये भी मैंने स्टेटमेंट में बताया, ये भी मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया, ठीक है। लेकिन मैं इसको सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, याद रखिए जो बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ना, बिलोंग्स टू का सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। और जो डज नॉट बिलोंग्स टू का सेट सिंबल होता है वो ये होता है ई और बीच में से ये लाइन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, एग्जांपल मिला हुआ है, जैसे कि ई बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू को शो करती है, इज मेंबर ऑफ या इज एलिमेंट ऑफ को शो करती है। और ये जो सिंबल है डज नॉट बिलोंग टू, इज नॉट मेंबर ऑफ या इज नॉट एलिमेंट ऑफ को शो करती है। जैसे कि ये सेट है, इसका जो ए है ये मेंबर है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, ए इज मेंबर ऑफ ए, मैं इधर सिंबल रखूँगा, ठीक है। उसके बाद ई जो है वो ए का मेंबर है, तो इसको मैं जस्ट सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। इसी तरह क्या बी जो है वो ए का मेंबर है, नहीं है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, बी इज़ नॉट मेंबर ऑफ ए, या बी इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, या बी डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है, सेट ए। इसी तरह एम जो है, क्या एम इसमें मौजूद है, नहीं, तो मैं कहूँगा एम इज़ नॉट मेंबर ऑफ ए, या डज नॉट बिलोंग टू ए, या इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सेट से रिलेटेड। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप कर लेना, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।